नमस्कार, मैं विकास कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, यह नक्सल आधारित कार्यक्रम है और इसमें हम नक्सलवाद की चर्चा करते हैं। दर्शकों, देश के विकास में कहीं ना कहीं हम सब का योगदान होता है, हम सब की भागीदारी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किन्हीं भटकाव के कारण देश के विकास में रुकावट उत्पन्न करते हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि वही लोग मुख्यधारा में वापस लौटना चाहते हैं और सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। आज इसी सब बातों की हम खास तौर पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक्स। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो विचारधारा है, जो नक्सलवाद आंदोलन की विचारधारा है, आखिर ये विचारधारा क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाँव नक्सलवाड़ी से हुई थी। तो किस विचारधारा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, मैं चाहूँगा उस पर आप प्रकाश डालें। नक्सलवाद की शुरुआत जो पूर्व के समय में, बीते हुए समय में जमींदारी प्रथा थी, या जो बड़े बड़े रैयत थे, जमींदार थे, जिनके पास बहुत सारा भूमि था, उनके खिलाफ ये नक्सलवाद की समस्या ये समाज में सामने आई और नक्सलवादियों ने उनका विरोध, जमींदारों का विरोध करना शुरू किया। परंतु उनका जो विरोध का रास्ता रहा, वह रास्ता शांतिपूर्ण नहीं रहा, कानून सम्मत नहीं रहा। उनका जो रास्ता रहा वह एक अलग तरह का रास्ता। उन्होंने शस्त्र उठा लिया, शस्त्र उठा करके, और उन्होंने देखा कि जब हम शस्त्र उठाएंगे तो इस समस्या से हम लड़ पाएंगे, लेकिन उनका ये गलत रास्ता रहा और उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में समाज में अपने प्रदर्शन को शुरू कर दिया। कानून के खिलाफ, शासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और समाज के खिलाफ। जबकि पुलिस प्रशासन या सरकार हमेशा से यही कोशिश में रही है कि नक्सलवादियों को हम समाज की मुख्य धारा में लाएं। उनकी जो भी सामाजिक समस्याएं हैं या आर्थिक समस्याएं हैं या और भी उनकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, उनको एक सही रास्ता देते हुए सरकार ने हमेशा कोशिश किया कि उनको मुख्य विचारधारा में हम लावें, उनकी समस्याओं को हम कम करें, ख़त्म करें। परंतु नक्सलवाद या फिर कहें माओवाद, वे कभी भी शांतिपूर्ण रास्ते को या कानून को या सरकार के शासन को माने नहीं और हमेशा एक चुनौती पेश करते रहे। चुनौती उन्होंने इस तरह से पेश किया जो कि पुलिस के लिए बड़ा ही सिरदर्द हो गया। पुलिस इस समस्याओं से जूझते हुए पुलिस को भारी शहादत देना पड़ा। मैं तो झारखंड में भी रहा हूँ लंबे समय तक, लगभग 15 साल तक। झारखंड मैंने देखा है कि नक्सलवादियों से लड़ते हुए, उनसे जूझते हुए, उनको उनके चंगुल से निकलने का प्रयास करते हुए हमारे कितने पुलिसकर्मी झारखंड में काल के गाल में समा गए, शहीद हो गए। उनके पुलिसकर्मियों के सामने एक भारी समस्या आ गई, उनके परिवार के लिए भी समस्या हो गई। लेकिन नक्सल विचारधारा के जो लोग हैं, नक्सलवाद को मानने वाले जो लोग हैं, वे इस समस्या से निजात के लिए हमेशा एक चुनौती पेश करते रहे। जबकि सरकार हमेशा उनको कोशिश करते रही कि उनको समाज की मुख्य धारा में लाएं। सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का भी शुरुआत किया और उन योजनाओं के माध्यम से सरकार हमेशा यह करते रही कि नक्सलवाद को हम जड़ से उखाड़ फेंके। और सरकार इस प्रयत्न में सफल भी हुई है, लगभग सरकार सफल हो गई है। झारखंड हो या बिहार हो, यहाँ तो हम अभी स्थिति ये है कि लगभग ये समस्या समाप्ति की तरफ है। सरकार के अथक प्रयास के कारण ही समाज में सरकार ने उनके सामने कई योजनाओं का शुरुआत किया, जैसे कौशल विकास योजना है, या आर्थिक रूप से उनको सपोर्टिंग सरकार ने किया। उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, नक्सलपंथियों के लिए सरकार ने अपनी भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको
इस नक्सल की समस्या से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया, और सरकार इस प्रयास में बहुत हद तक सफल भी रही है। जी सर, आपने आत्मसमर्पण की जो नीति है उसके बारे में बताया, आपने विचारधारा के बारे में बताया, जो ये आंदोलन है उसकी विचारधारा। सरकार कई तरह की प्रयास कर रही है, अथक प्रयास की वजह से आज जो है हम कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है कुछ हद तक कम हो पाया या ख़त्म हो पाया। सर, अगर अभी आपने बात की माओवाद की, अगर हम अंतर की बात करें, नक्सलवाद और माओवाद के बीच के अंतर की बात करें, तो दोनों में क्या अंतर है, मैं चाहूँगा इस पर आप बताएं। नक्सलवाद ही बाद में माओवाद के रूप में आ गया। नक्सलवाद जो है वह कोई समस्या को लेकर शुरू हुआ, जैसे कि जमींदारी प्रथा को लेकर के, या रैयतों का विरोध करने के लिए, या समाज में जो बड़े बड़े ज़मीन वाले लोग थे उनसे लड़ने के लिए उन्होंने एक सामाजिक संघर्ष का रास्ता अपनाया था। परंतु बाद के दिनों में उन्होंने शस्त्र उठा लिया और सामाजिक व्यवस्था पर, सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर या कानून को लागू करवाने वालों पर उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो जो आक्रमण का जो उनका नीति हो गया, या जो उनका ये तरीका जो बदल गया, ये माओवाद के रूप में आ गया। इसको हम लोग माओवाद कहेंगे। जी सर, जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित कभी रहे हैं, अभी उन क्षेत्रों की अगर बात करें तो जैसे पहले के दिनों की बात करें, पहले अगर हम बात करें तो विकास योजनाएं वहां पहुंचना काफ़ी मुश्किल थी। सरकार की कई विकास योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं वहां पहुंच नहीं पाती थी। तो कितना मुश्किल होता था उस वक्त जब ये आंदोलन अपनी चरम पर था, वहाँ पर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताना या उन योजनाओं को उन तक पहुँचाना। सरकार के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, चूँकि पुलिस प्रशासन हो या सरकारी कर्मी हो, सिविल प्रशासन हो, उनके लिए उन तक, नक्सलवादियों के गांव तक, उनके समाज तक, जड़ तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को पूरा करने के लिए पुलिस प्रशासन को या सिविल प्रशासन को बहुत ही झेलना पड़ता था, नाको चने चबाना पड़ता था। और लेकिन सरकार की योजनाओं को लागू करवाने के लिए सिविल प्रशासन या पुलिस प्रशासन उन तक पहुंचा, उनको समझाया, उनकी विचारधारा को गलत बताया और समाज की मुख्य धारा में आने के लिए उनको प्रेरित किया। और सरकार के प्रयास से, सिविल प्रशासन के प्रयास से, पुलिस के प्रयास से नक्सलवाद को मानने वाले लोग, अधिकांश लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल भी हुए, सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि अभी ये समस्या, नक्सलवाद की समस्या दम तोड़ रही है, अपना अंतिम सांस गिन रही है। फिर भी सरकार अभी भी प्रयत्न में है, कोशिश में है कि जो लोग भी अभी भी भटके हुए हैं, इस विचारधारा को मान रहे हैं, उनको भी सरकार कोशिश में यही है कि मुख्य धारा में लावे, समाज का एक सजग नागरिक बनाए। और सरकार अभी भी भरसक कोशिश कर रही है। जी सर, आपने सरकार की कोशिश की बात की। अगर जागरूकता की बात करें तो किस तरह से सरकार जो है वो लोगों को जागरूक कर रही है, वो मुख्य धारा में वापस लौटे और सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान दे। और एक और चीज़ सर, यहाँ अहम चीज़ निकल कर आती है, जो लोग मुख्य धारा में वापस लौटते हैं तो क्या ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वो वापस से ऐसे आंदोलन में सम्मिलित होते हैं? ऐसा तो कम होता है। जो लोग मुख्य धारा में शामिल हो गए, नक्सलवाद को छोड़ करके सरकार की बातों में आ गए और सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिए और समाज की मुख्य धारा में आ गए, वे हमारे समझ से पुनः नक्सलवाद की तरफ या अपने पुराने विचार की तरफ जाना नहीं पसंद करते हैं, और वे नहीं जाते हैं। अगर कोई गया होगा तो ऐसा हमको जानकारी इस तरह से नहीं है। सरकार ने उनको भिन्न भिन्न तरह से कोशिश किया कि जो लोग नक्सलवाद को छोड़ दिए हैं, वे उनके लिए रोजगार का सरकार ने व्यवस्था किया, उनको आर्थिक रूप से सरकार ने मजबूत किया, उनके परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को शैक्षिक रूप से आगे करने के लिए, सामाजिक रूप से आगे करने के लिए, आर्थिक रूप से उठाने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाओं को शुरू की है। और
मैं तो ये अपील करना चाहूँगा इस विचारधारा को मानने वाले लोगों से, या नक्सलवाद को मानने वाले लोगों से, या माओवाद को मानने वाले लोगों से, कि अपने जो उनकी ये सोच है, गलत सोच, इस गलत सोच से वे बाहर आएँ और सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाते हुए एक सुंदर भारत, एक मजबूत भारत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। सर, आपने अपने अनुभव की भी चर्चा की। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जो चुनौतियां आती हैं, जैसे आप अपने अनुभव को अगर हमारे साथ साझा करेंगे तो काफ़ी हमें जानकारी मिलेगी कि किस तरह का वो माहौल होता होगा, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना, कितनी कठिनाई होती होगी इस के समाधान में, उस पर आप ज़रूर बताएं। कठिनाई तो बहुत होती थी। हम तो झारखंड में रहे हैं 1989 से लेकर के 2004 तक, लगभग 15 साल मैं झारखंड में रहा हूं, और पुलिस पर, खास करके पुलिस प्रशासन को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, पेश होना पड़ा, उनसे जूझना पड़ा कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग कभी कभी ऐसे, जैसे नक्सलियों के होने की, नक्सलियों के आने की, या नक्सलियों के द्वारा आक्रमण करने की सूचना मिलती थी कि नक्सलवादी लोग फलाना गांव में आक्रमण कर दिए हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, या उनके रोजगार को, उनके संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, छीन रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उस गांव में जाते थे और नक्सलवादियों से के द्वारा पेश किए गए चुनौती को, उनके द्वारा झोंके गए चुनौती को फेस करते हुए हम लोग उस गांव को या उस स्थान को जो कि ग्रस्त था उनसे, उसको मुक्त कराते थे। और कभी कभी तो हम लोग घिर जाते थे, चारों तरफ से घिर जाते थे, और उसमें भी कभी कभी ऐसी स्थिति आई कि उनके द्वारा एम्बुशिंग करके फायरिंग भी हो रहा है और बीच में हम लोग भी काउंटर फायर कर रहे हैं, और फिर उस तरह से हम लोग बाहर निकलते थे, उनको रोकते हुए, उनको काउंटर करते हुए, उनका सामना करते हुए, और फिर हम लोग उस गांव को या उस जगह को या उस क्षेत्र को या जो ग्रामीण परिवेश था उसको उससे मुक्त कराते थे। तो कभी कभी तो हम लोग आक्रमण, उनके द्वारा किए जा रहे आक्रमण में भी फंस जाते थे, हमला में भी फंस जाते थे, और उससे भी हम लोग बाहर आते थे। उस क्रम में कितने लोग चले गए। मैं लोहरदगा में भी पोस्टेड था 90 से 94 तक। उन दिनों में लोहरदगा झारखंड के में रांची और गुमला के बीच में है। तो उस समय हमारे कितने पुलिसकर्मी भाई मतलब कितनी समस्याओं में ग्रसित होकर के अपना जीवन को भी कुर्बानी कर दिए। 1994-95 की बात है, लोहरदगा में हमारे पुलिस कप्तान साहब थे, वे भी उस घटना में शहीद हो गए। हमारे पुलिस कप्तान एसपी, लोहरदगा के 1994-95 की बात है। चूँकि कहीं से उनको सूचना आया किसी गांव से कि नक्सलवादियों ने उनको फ़ोन कर दिया, खबर कर दिया कि फलाने गांव में नक्सल लोग आकर के परेशानी कर रहे हैं, आक्रमण कर दिए हैं, और वे उस सूचना पर तुरंत कूच कर गए, और पीछे से उन्होंने उस क्षेत्र के डीएसपी को, थानाध्यक्ष को भी बोले कि आप लोग भी आएँ, और सबसे आगे आगे वही चल रहे थे। और उस जंगल, और लोहरदगा में उसमें बहुत ही ज़बरदस्त घनघोर जंगल थे, और उस जंगल में वो चले गए, और पीछे से भी वे आगे आगे गए, पीछे से डीएसपी भी थे, थानाध्यक्ष भी थे, परंतु वे नक्सलियों के द्वारा बुने गए चक्रव्यूह में फंस गए और एम्बुशिंग का सामना करना पड़ा, और उन पर आक्रमण, नक्सलियों के द्वारा आक्रमण झोंक दिया गया, जिसमें कि उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ सामना करते हुए शहादत को प्राप्त हुए, और वे वीर गति को वहाँ प्राप्त हो गए। जी सर, अगर कारण की बात करें तो कहीं ना कहीं अशिक्षा या
कम शिक्षित होना भी यह एक कारण है कि लोग इस विचारधारा में कहीं ना कहीं उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो कह सकते हैं अशिक्षा और शिक्षित कम होना भी एक कारण है। हाँ, बिल्कुल माना जा सकता है। शिक्षा उनके पास जो शिक्षा है वह नहीं पहुंच पाई, और अशिक्षित रहने के कारण, कम शिक्षित रहने के कारण वे इस विचारधारा को अपना लिए और इस विचारधारा में शामिल हो करके शस्त्र उठा लिए। ये बात तो सही है, अशिक्षित रहने के कारण ही। अगर वे शिक्षित रहते तो इस तरह का गलत विचारधारा को वे नहीं अपनाते, गलत रास्तों पर वे नहीं आते। जी सर, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की हिंसा हुई, जहां विद्यालय जो है, क्योंकि चूँकि शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं इस विचारधारा को पूरी तरह समझ पाएंगे, तो विद्यालय भी है उसे ध्वस्त किया गया। जो सड़क है, कई सड़क है जो वहां तक पहुंच नहीं पाई, जो उस जगह तक सड़क विकास होना चाहिए था वो पहुंच नहीं पाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात तो सही है कि नक्सलवादियों के द्वारा जो उनके गांव तक, उनके रहने के ठिकानों तक सड़क थी, पुल थे, उनको उन्होंने ध्वस्त किया था। वे समझ रहे थे कि अगर रोड रहेगा, पुल रहेगा तो सरकार हमारे तक आएगी, पुलिस प्रशासन आएगा, कानून हम तक आएगा और कानून हमको गलत रास्ते पर रहने से रोकने के लिए हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो वे पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए, शासन की कार्रवाई से बचने के लिए इन सड़क को, पुल को या फिर अपने तक पहुंचने के और भी जो साधन थे उसको वे ध्वस्त करते थे। और वे जो पहले से उस गांव में शिक्षा का साधन के रूप में जो भी स्थल थे, इस विद्यालय थे या गुरुकुल थे या और भी जो स्थान थे जहां पर बच्चे पढ़ते थे, उनको उन्होंने ध्वस्त किया, ख़त्म करने का प्रयास किया कि स्कूल अगर रहेगा तो बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे और इस विचारधारा को फिर वे पुनः मतलब गांव के लोग नहीं मानेंगे और फिर हम लोगों से काउंटर करेंगे, हम लोगों का विरोध करेंगे। तो इससे बचने के लिए, नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए, कानून को चुनौती देने के लिए वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे भिन्न भिन्न तरह की योजनाओं का विरोध करते थे और सामाजिक व्यवस्था को, ढांचा को ध्वस्त करते थे। जी सर, अगर जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहे उन क्षेत्रों की अगर बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास अब पूरी तरह पहुंच पा रहा है। जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहे हैं वो अब पर्यटक स्थल के रूप में निकल कर आ रहे हैं। लोग भयमुक्त होकर उस जगह पर, क्षेत्र में घूम पा रहे हैं। जैसे चक्रबंद, भीमबंद जैसे इलाके जो हैं वो कभी नक्सल प्रभावित रहते हैं, अभी लोग वहाँ पर आराम से घूमना चाहते हैं, जाकर उससे देखना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी, बात सही है। जो पूर्व के समय में नक्सलवाद से भयंकर रूप में ग्रस्त इलाका था, जहाँ पर पुलिस प्रशासन भी जाने के पहले विचार करता था, अपनी योजनाओं को अमली जमा पहनाता था और तभी वहाँ पर जाता था। उस स्थान को कानून ने, सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने नक्सलवादियों के चंगुल से मुक्त कराया और उनको एक सुंदर जगह के रूप में, उनको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया। और उन स्थानों पर आज हमारे सरकार की ओर से पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने के परिणाम स्वरूप, विकसित कराने के पश्चात बहुत सारे लोग पर्यटक के रूप में वहाँ जाते हैं और घूमते हैं, जिससे कि सरकार के पर्यटन का भी उसमें विकास होता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी उस विकास होता है और योजनाएं भी आगे आती हैं, लोग भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। जी सर, शिक्षा तो पूरी तरह पहुंच पा रही है, स्कूल, कॉलेज, अब उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है वो आगे बढ़ पा रही है। पहले के समय में अगर बात करें तो रेल सेवा भी कभी कभी बाधित हुआ करती थी। रेल सेवा जो रोड सेवा की हमने बात की, रोड योजनाओं की बात की, रेल सेवा भी बाधित हुआ करती थी। तो किस तरह का माहौल उस वक्त होता था जब ऐसी परिस्थिति होती थी, और आप जब उन क्षेत्रों में जाते थे तो इस तरह की जो बाधा उत्पन्न होती थी तो उस वक्त किस तरह के कदम उठाए जाते थे? जी, इस पूर्व के समय में नक्सलवादियों द्वारा खड़े किए जाने वाली भिन्न भिन्न समस्याओं का सामना करने के लिए हम लोग
अपने आप में एक योजना बनाते थे, उसको अमली जमा पहनाते थे, विचार करते थे कि उनके समस्याओं का या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का हम लोग कैसे उसको काउंटर करेंगे। तो जैसे कि मैं झारखंड में रहा हूँ, तो वहाँ उन तक पहुँचने के लिए हम लोग पूर्व में ही पूरा विचार कर लेते थे, एक योजना बना लेते थे और तब पूरी योजना के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम लोग उन तक पहुँचते थे, पहुँचने की कोशिश करते थे और फिर उनको हम लोग वहाँ से पीछे हटाते थे। पहले हम लोग कोशिश करते थे उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से कि उनको जो गलत रास्ते हैं उससे अलग हटाते हुए छोड़ने के लिए हम लोग कोशिश करते थे, प्रेरित करते थे। अगर वे अपने गलत रास्ते को छोड़ करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते थे तब तो अच्छा रहता था। अदरवाइज हम लोगों को एक चुनौती का सामना करना पड़ता था उन तक पहुंचने के लिए और उनको मुख्यधारा में लाने के लिए। जी सर, आपने कई चीज़ें बताई, आपने आत्मसमृद्धि नीति की बात की, आपने विकास जो क्षेत्र जहाँ पर विकास पहुँच नहीं पाता था उन क्षेत्रों से अवगत कराया और उस उन क्षेत्रों में किस तरह से अब विकास पहुँच पा रहा है, लोग शिक्षित हो पा रहे हैं, इन सब की आपने आज काफ़ी चर्चा की और हमसे जो तमाम जानकारी वो आपने साझा की। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। जी, हम दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि समाज में जो भी व्याप्त गलत विचार है, जैसे कि आज का जो चर्चा का मुख्य बिंदु रहा नक्सलवाद या माओवाद, इस तरह की समस्याएं किसी भी सूरत में हमारे समाज में कहीं भी किसी भी स्थिति में दोबारा उत्पन्न न हो। सरकार ने भारी प्रयास करके इसको लगभग समाप्ति की तरफ धकेल दिया है। तो पुनः इस तरह का गलत विचार हमारे समाज में नहीं आए। अगर कुछ लोग अभी भी 10% लोग या 20% लोग इस विचारधारा को मान रहे हैं, नक्सलवाद को, उनसे भी मेरा यही अपील रहेगा कि वे इस गलत विचारधारा को छोड़कर अविलंब यथासंभव त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही भिन्न भिन्न उपयोगी योजनाओं का फ़ायदा उठावें, लाभ उठावें। चूँकि अभी तो सरकार अनेक योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि उन तक उनके जो प्रभावित क्षेत्र रहे हैं वहाँ पर सरकारी योजनाएं जैसे कि शैक्षिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से हो, उनके बच्चों के लिए हो, उनके परिवार के लिए हो, उनके लिए राशन का व्यवस्था हो, वहाँ तक के लिए रोड, पुल, स्कूल, हर तरह से सरकार अपने द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से उनके रहने के ठिकानों को सुसज्जित कर रही है। तो अब सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं के आलोक में गलत विचार को मानने वाले लोग उस विचारधारा को त्याग करें और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का मतलब फ़ायदा उठावें और सरकार को धन्यवाद दें इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी नक्सलवाद की और किस तरह से जो है वो मुख्य धारा में लोग वापस लौट रहे हैं और सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक्स। दर्शकों, आज के अंक में हमने बात की नक्सलवाद के विभिन्न अंगों की हमने बात की, किस तरह से नक्सलवाद जो है ये विचारधारा धीरे धीरे बढ़ने लगी और किस तरह से सरकार जो है लोगों को मुख्य धारा में वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रही है और ताकि वो जो है सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान कर सके और विकास योजनाओं में अपना योगदान दे सके। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए पहलू पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।